हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा टॉपिक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है ये कंसेप्ट किसने दिया था। सिडनी एंड वेब ने इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया था। तो वन वर्ड में आपसे पूछ सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है वो कंसेप्ट किसका है। सिडनी एंड बाइट्राइस वेब का ये कंसेप्ट है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का अब हम जाने कि मतलब ही क्या होता है। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो वर्कर्स के पास भी है। वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं डिसीजन लेने में, और जितनी भी एक्टिविटीज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वर्कर्स इन्वॉल्व हैं। WPM दैट इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जब हो जाता है, दैट मीन्स कोई भी इंडस्ट्री में क्या है, डेमोक्रेसी है। ऑब्वियसली जब वर्कर्स अब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे और बहुत सारे फायदे भी होंगे। सबसे पहले जो पावर्स हैं वो शेयर होंगी किस किस के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में। जब दोनों आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में तो आपस में इनके बीच में क्या बढ़ेगा, कॉपरेशन बढ़ेगा, और जिसकी वजह से जो लेबर मैनेजमेंट के रिलेशंस हैं वो अच्छे होंगे और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगी वो बहुत ज्यादा बेटर होगी। और इससे वर्कर्स क्या होंगे, एम्पावर्ड फील करेंगे और उनके अंदर काम करने की मोटिवेशन भी आएगी। और साथ में ही जो इंडस्ट्रीज में डिस्प्यूट्स वगैरह हैं वो कम हो जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन में पीस का माहौल रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के, कि कॉपरेशन आता है, शेयरिंग आती है, एम्पावरमेंट होती है, इंडस्ट्रीज में पीस रहता है। ठीक है, समझ आ गया इतना। नेक्स्ट है, अब वर्कर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट तो कर लेंगे, हमने इतना तो समझ लिया, बट अब वर्कर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि वर्कर्स अब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं जिससे जो वर्कर्स हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहला वे है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। मतलब जब भी कोई डिसीजन लिया जाए वर्कर्स को बुला लिया जाए, असेंबल कर लिया जाए और वो अपने जितने भी व्यू पॉइंट्स है वहां पर रख सकें। ये क्या तरीका हो गया, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का वे हो गया। सेकेंड हो गया इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन या पार्टिसिपेशन। अब वर्कर्स डायरेक्टली पार्ट ना लेकर इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे। अब इनडायरेक्टली कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, थ्रू द ट्रेड यूनियंस, काउंसिल्स या फिर कमिटीज। कमिटीज के थ्रू या जो ट्रेड यूनियंस बन जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में उसके थ्रू अब क्या करेंगे, जो वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड वे क्या हो गया, फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन। अब हमें वर्कर्स को ये फील करवाना है कि वो ऑनर्स हैं एक तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे हमने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज हैं वो को ऑनर्स या को पार्टनरशिप ऑफर करती हैं, प्रॉफिट शेयरिंग भी देती हैं वर्कर्स को, कि जितना ज्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे उतना इतना परसेंट आपको भी देंगे। इस तरह से उन्हें लगता है कि वो भी एक तरह से मैनेजमेंट का हिस्सा है या उन्हें भी कुछ फायदा हो रहा है। हम फाइनेंशियली भी वर्कर्स को इन्वॉल्व करवा सकते हैं और उन्हें ये फील करवा सकते हैं कि वो मैनेजमेंट का ही पार्ट है। सेकेंड है सुपरफिशियल पार्टिसिपेशन। इसमें क्या है, डायरेक्टली हम उनको वर्कर्स को पार्टिसिपेट नहीं करवाते, रैदर क्या होता है उनके साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो उनके साथ शेयर कर देते हैं और इनकेस उनसे पूछ लेते हैं कि अगर उनके कोई सजेशन है वो हमें बता दें। एक तरह से वो पार्टिसिपेट करते भी हैं और नहीं भी करते। एक तरह से ये कैसा होगा, सुपरफिशियल या आर्टिफिशियल काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट पार्टिसिपेशन। इंटरमीडिएट पार्टिसिपेशन का मतलब है हम उनको इंटरमीडिएटरी की तरह इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू या फिर कंसल्टेशंस में, जैसे कोई रिस्ट्रिक्टेड इश्यूज होते हैं उनमें जस्ट कंसल्टेशन ले रहे हैं। मनमानी तो अपनी मैनेजमेंट ही करता है बट थोड़ी सी कंसल्टेशन ले लेते हैं। ठीक है। जो इंटरमीडिएट पार्टिसिपेशन है इसमें हम सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड इश्यूज पर उनकी कंसल्टेशन लेते हैं, बट जो रियल पार्टिसिपेशन है इस पर सारे मुद्दों पर उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं और सारे के सारे टॉपिक्स पर हम क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेशन उनकी लेते हैं। अब बेसिकली बस ये याद रखना कि अगर हमें वर्कर्स को इन्वॉल्व करना है पार्टिसिपेशन में, या तो उनकी पार्टिसिपेशन डायरेक्ट हो सकती है या इनडायरेक्ट हो सकती है। उसके अलावा सुपरफिशियल हो सकती है, इंटरमीडिएटरी हो सकती है या रियल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल हो सकती है। ऐसे आप वेरियस एस्पेक्ट समझ सकते हो जिस तरीके से जो वर्कर्स हैं उनको हम पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया कितने लेवल तक आप जो वर्कर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन एनहांस कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं जिस पर आप वर्कर्स को इन्वॉल्व कर रहे हो पार्टिसिपेशन में। एक तो हो गया यूनिट एंटरप्राइज।
एक हो गया सिर्फ इंडस्ट्री लेवल पे, एक हो गया रीजनल लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे और एक इंटरनेशनल लेवल पे। ये टर्म्स तो आपको पढ़ के ही समझ आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूनिट लेवल पे बात करें तो वर्कर्स अपनी अपनी कमेटीज बना लेते हैं और कलेक्टिव बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं। वर्कर्स अपना ग्रुप बना लेते हैं और अगेंस्ट द मैनेजमेंट खड़े हो जाते हैं कि हाँ ये हमारी डिमांड्स हैं, इनको पूरी करो। इंडस्ट्री लेवल पे उनके बोर्ड्स बन जाते हैं और इंडस्ट्रियल लेवल्स पर कमेटी बन जाती है। ये होगा कि जो वर्कर्स हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल पर आपस में ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करें। रीजनल में क्या हो जाएगा, स्टेट लेवल बोर्ड्स बन जाएंगे। नेशनल लेवल में नेशनल लेवल मशीनरी बन जाएगी, या जो हमारी ट्राई पार्टी लेबर मशीनरी है वो आ गई। इंटरनेशनल लेवल पे आपने सुना ही होगा आईएलओ। आईएलओ क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो सारे मीटअप करते हैं और वर्कर्स की पार्टिसिपेशन इनहांस करने की कोशिश करते हैं। सो इतना समझ आया कि हर एक लेवल पे हम मान सकते हैं, बेशक वो यूनिट लेवल है, इंडस्ट्री लेवल है, रीजनल लेवल है, नेशनल लेवल है या फिर इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, दीज आर द लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। अभी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब हमें समझ आ गया कि जो हमारी वर्क फोर्स है वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रही है मैनेजमेंट के साथ, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो रही है इंडस्ट्री में। इसमें क्या है कि एक्सक्लूसिव कंट्रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बाय द वर्कफोर्स, और वर्कफोर्स क्या कर रही है, वोटिंग कर रही है और पार्टिसिपेट कर रही है। अब किस किस टाइप की वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हो सकती है, मतलब व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ डब्ल्यूपीएम। डब्ल्यूपीएम क्या है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये मैं आपको 5 वेज सबसे पहले एक्सप्लेन करूं। वर्क कमिटीज, कलेक्टिव बार्गेनिंग, सजेशन स्कीम्स, क्वालिटी सर्कल्स, स्टॉक ऑनरशिप। पहले ये समझ लेते हैं। वर्क कमिटीज का मतलब है वर्कर्स ने अपने ग्रुप बना लिए हैं और जिस वे से वो क्या करें, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें। अरेंजमेंट्स बना लिए और जो वर्कर्स को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। दीज आर वर्क कमिटीज। नेक्स्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब वर्कर्स अपने हकों के लिए लड़ने के लिए नेगोशिएट कर रही हैं मैनेजमेंट के साथ। जैसे उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है सपोज, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं। थर्ड फॉर्म क्या हो गया, सजेशन स्कीम्स। वर्कर्स को मैनेजमेंट इंकरेज करती है कि आप अपने सजेशंस दो, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इन द प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, आप सजेशंस दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म क्या है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की, क्वालिटी सर्कल्स। इसमें क्या है, क्वालिटी सर्कल्स आर स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 to 12 वॉलंटियर्स फ्रॉम द सेम वर्क एरिया। वो कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं और एनालाइज करते हैं कि क्या क्या क्वालिटी है, परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो सारे डिसाइड करते हैं। क्वालिटी सर्कल मतलब छोटे छोटे सर्कल्स जो वर्कर्स बना लेते हैं, जितनी भी उन्हें दिक्कतें आती हैं वो सारी उस इश्यूज पर डिस्कस करते हैं। स्टॉक ऑनरशिप तो आपको नाम से पढ़ के ही समझ आ रहा होगा कि आप वर्कर्स को भी स्टॉक्स प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, एम्प्लॉयज को भी स्टॉक प्रोवाइड कर रहे हो टू इंक्रीज वर्कर्स कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री, और उन्हें शेयर होल्डर्स की तरह फील हो रहा है, मतलब कंपनी के ऑनर्स की तरह फील हो रहा है। क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की, एक तो हो गया वर्क कमेटीज, एक हो गया कलेक्टिव बार्गेनिंग, एक हो गया सजेशन स्कीम्स, क्वालिटी सर्कल्स एंड स्टॉक ऑनरशिप। दीज आर फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। और अभी देखो वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, पर उनमें बहुत सारे उन्हें इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन इंडिया। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो क्या है, नॉन कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू द स्कीम्स। मैनेजमेंट को कई बार तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वर्कर्स क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, एलिनेशन ऑफ वर्कर्स अराइजिंग फ्रॉम नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस। अब क्या करते हैं, कई बार मैनेजर लोग वर्कर्स के व्यू पॉइंट सुन लेते हैं पर करते वो अपनी मनमानी है। इसकी वजह से वर्कर्स के मन में एक गंदी सी फीलिंग आ जाती है कि कोई हमारी सुनता ही नहीं है, हमें बिठा तो लेते हैं, इंप्लीमेंट कोई करता ही नहीं है। उनकी तरफ उनके मन में एक एलियन फीलिंग्स आने लग जाती हैं और उन्हें ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि हमारी जो चीजें हम चाहते हैं वो कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, कई बार क्या होती है, जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत ही रिलक्टेंट होती है और कोई भी चीज वर्कर्स के साथ शेयर ही नहीं करती। उसके अलावा बहुत सारे बैरियर्स भी आ जाते हैं। मैनेजमेंट क्लास सेम टेबल पे बैठ ही नहीं सकती, उनके बीच में सोशल स्टेटस का इशू, एजुकेशन का इशू, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, जिनकी वजह से जो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो भी गैप है वो कभी पूरा ही नहीं हो पाता। दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया। ठीक है, अभी जो हमारा सेकंड फाइनेंशियल ईयर सेकंड ईयरली प्लान था, 5 ईयर प्लान था, जो 1956 से लेकर 1961 में था, उसमें भी इंपॉर्टेंस दी गई थी कि मैनेजमेंट और लेबर के बीच में क्या होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्री में डिसिप्लिन होना, मतलब अगर हम कोई भी इंडस्ट्री की बात करते हैं उसमें अगर हमें स्मूथ फंक्शनिंग चाहिए और प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब है कि जो इंडस्ट्री है उसमें जो प्रॉपर हार्मनी और पीस है वो मेंटेन हो रही है।
सो डिसिप्लिन, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन से क्या होता है, असेंशियल है फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी। सो डिसिप्लिन की अगर हम बात करते हैं, डिसिप्लिन ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब होता है कि जो आपका स्टाफ है वो जितने भी आपके प्री डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और साथ में ही कंफर्म कर रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टैब्लिश किया है। मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और कोड ऑफ कंडक्ट है उसको मान रहे हैं जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं। अब जो डिसिप्लिन है वो दो तरह का हो सकता है, या तो डिसिप्लिन होगा पॉजिटिव डिसिप्लिन या होगा नेगेटिव डिसिप्लिन। पॉजिटिव डिसिप्लिन का मतलब होता है कि डिसिप्लिन है विदाउट पनिशेबल एक्शंस, आप उनको कोई भी पनिशमेंट की धमकी नहीं दे रहे, जो वर्कर्स हैं वो खुद ही इतने ज्यादा मोटिवेटेड हैं कि वो पॉजिटिवली ही सारी चीजें कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब नेगेटिव डिसिप्लिन क्या होता है कि जो इंप्लॉयज हैं वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि कोई उन्हें पनिशमेंट ना दे दे। अगर आप सपोज ये काम नहीं करोगे तो उनको जो स्टाफ है वो काम से ना निकाल दे, उनके ऊपर कोई पेनल्टीज ना लगा दे, फाइन्स ना लगा दे, या उनका प्रमोशन करने की बजाय डिमोशन ना कर दें या उनका कहीं ट्रांसफर ना कर दें। सो दैट इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव डिसिप्लिन या फिर नेगेटिव डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का ऑपोजिट टर्म क्या होता है, इनडिसिप्लिन। ठीक है, इनडिसिप्लिन का मतलब होता है वायलेशन करना, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो नहीं कर रहे, जैसे अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रही है मैनेजमेंट, या कोई एब्सेंस है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, लीडरशिप की मतलब लीडरशिप ही नहीं है, कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर्स हैं, जो ट्रेड यूनियंस है वो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली बायस्ड हैं। सो इनडिसिप्लिन क्या हो गया, डिसिप्लिन का उल्टा हो गया। अब डिसिप्लिन और मिसकंडक्ट में बेसिकली क्या फर्क हो जाता है, मिसकंडक्ट होता है डिसओबीडियंस। इनडिसिप्लिन का मतलब तो ये हो गया कि डिसिप्लिन नहीं है, वॉयलेट कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। मिसकंडक्ट का मतलब हो गया इन द ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट, मिसकंडक्ट इज डिसओबीडियंस, मतलब वो मान ही नहीं रहे। तो मिसकंडक्ट क्या है, एक तरह से ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन है। ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय ब्रीच कर रहा है डिसिप्लिन का, वॉयलेट कर रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस को। अब आपको एग्जांपल्स कुछ बताती हूँ मिसकंडक्ट की क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। लाइक वो हैबिचुअली एब्सेंट रह रहा है काम से, ठीक है, रिश्वत ले रहा है, उसके बाद बिल्कुल ही डैमेज कर रहा है चीजों को, ठीक है, हैबिचुअली लेट आ रहा है, वो उसकी आदत बन गई है लेट आना, और अच्छी तरह काम नहीं कर रहा। उसके अलावा वो फ्रीक्वेंट रेपिटेट कर रहा है जो डिसऑबीडियंस वाले एक्ट है। सो मिसकंडक्ट और इनडिसिप्लिन के मतलब ये है कि इनडिसिप्लिन में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा है, और मिसकंडक्ट में भी क्या है, डिसऑबीडियंस है। ठीक है, सो ये दोनों मिसकंडक्ट और इनडिसिप्लिन क्या है, ऑपोजिट टर्म्स है ऑफ द डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन हमने पढ़ा कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेक्स्ट टर्म जो हमें इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन में समझते हुए जाननी है वो है विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब है वॉचफुलनेस, मतलब आप ध्यान रख रहे हो कि कोई भी अपना जो उसका स्टैंडर्ड बिहेवियर है वहां से डेविएट तो नहीं कर रहा है। सो विजिलेंस का मतलब होता है वॉचफुलनेस एंड कवर्स ऑल काइंड ऑफ डेविएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी एज वेल एज प्रॉपर एक्सरसाइज, कि जितना भी कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है तो उसके ऊपर क्या रखी जाती है, विजिलेंस रखी जाती है, मतलब वॉचफुलनेस रखी जाती है, and cover all kinds of deviations from standard of integrity as well as proper exercise of administrative discretion, nepotism, favoritism, code of conduct of unbecoming of an public servant. Vigilance मतलब watchfulness। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा है वो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं या कौन कौन से वेज हैं जिससे पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इनडिसिप्लिन को हैंडल करने के लिए प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। सो बेसिकली हम इसमें तीन प्रिंसिपल्स जानेंगे। एक है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इम्पर्सनैलिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो मेन हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, प्रिंसिपल ऑफ इम्पर्सनैलिटी। अब जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, इसका मतलब ये होता है कि one should not be made judge on his own course, the rule against the bias। ठीक है, इसका मतलब है हर्ट द अदर साइड, मतलब ये है कि आप दूसरे बंदे की भी सुनोगे, आप ये नहीं कि अपनी जजमेंट्स के बेसिस पर डिसीजन ले रहे हो, आप ऐसे बायस डिसीजन नहीं लोगे। यू शुड ऑल्सो लिसन टू द अदर साइड।
सो इसमें जो मेन पब्लिक सर्वेंट के केस में आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल नंबर 14 एंड 21 है विच आर रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड उसके अलावा आर्टिकल नंबर 311 है विच इंक्वायर्स अगेंस्ट अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, सो हमने पहला प्रिंसिपल किया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब वन शुड नॉट बी मेड जज इन हिज ऑन कोर्स और द रूल अगेंस्ट द बायस। ठीक है, आप दूसरे बंदे की भी सुनोगे। ये है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हैंडलिंग द इनडिसिप्लिन। सेकेंड हमारा प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी, मतलब अंडर आइडेंटिकल सिचुएशंस वेयर इवन द even the circumstances are alike, there should be no marked difference in the action taken। मतलब जब भी कोई circumstances सेम है, ऐसे नहीं उसमें कोई फर्क हो जो आप एक्शन ले रहे हो। नेचुरल जस्टिस का मतलब है आप दूसरे बंदे की भी साइड सुनोगे। इम्पार्शियलिटी का मतलब है कि जब सेम तरह की सर्कमस्टांसिस हैं या कुछ थोड़े बहुत माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं, ये ना हो कि जो आपकी एक्शंस हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इम्पर्सनैलिटी। इसका मतलब है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड नॉट हैव अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस, अचीवमेंट और प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग व्हेन एन अनकोऑपरेटिव या फेलिंग इन वंस ड्यूटी एम्प्लॉय इज ब्रॉट टू द बुक। तो इम्पर्सनैलिटी का मतलब है कि वो सामने वाले बंदे को खुशी नहीं मिलनी चाहिए जब किसी की गलती नजर में आ जाए। ठीक है, तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको बस थोड़ा सा आइडिया ये होना चाहिए कि विजिलेंस क्या होता है। विजिलेंस मतलब आप उस पर ध्यान रख रहे हो, वॉचफुलनेस। ठीक है, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर अकर करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप है आप कंप्लेन करोगे। आप किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो, सो उस चीज के अगेंस्ट आप डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहते हो, सो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, कंप्लेन करोगे और एक इंक्वायरी होगी जो कि बहुत ही फर्स्ट स्टेज इंक्वायरी होगी, या उसे हम बोल सकते हैं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी। सो फर्स्ट स्टेप इज कंप्लेंट एंड preliminary inquiry. So this must indicate the grounds as to where this is substance in complaint calling for the disciplinary action। अभी आपको एक्शन लेना है, सो आप इसमें सबसे पहले इंक्वायरी बिठाओगे और पता करोगे कि किन ग्राउंड्स पर आप उनके अगेंस्ट चार्जेस लगा रहे हो। सो स्टेप्स इन द डिसिप्लिनरी प्रोसीजर में सबसे पहले आएगा कंप्लेंट करना, और इंक्वायरी बैठेगी कि किस ग्राउंड पर या किस मतलब मुद्दे पर आप उस पर्सन के अगेंस्ट डिसिप्लिन के चार्जेस लगा रहे हो। सेकंड है उसके बाद आप इशू करोगे चार्जशीट। अब आपने कंप्लेंट तो डाल दी, कंप्लेंट कैसे डलेगी, थ्रू द इशू ऑफ चार्जशीट। ठीक है, वंस द केस ऑफ मिसकंडक्ट इज एस्टैब्लिश्ड, चार्जशीट इज इशूड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। सो जो डीए है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, वो एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा, मतलब चार्जशीट इशू करेगा जिसमें प्रॉपर ग्राउंड्स लिखे होंगे कि किन चार्जेस पर इंक्वायरी बैठी है और कंप्लेंट लगाई जा रही है। उसके बाद थर्ड चीज क्या आ जाती है, अब आपने उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर दी, चार्जशीट फाइल होगी, शो कॉज नोटिस उनके पास चला गया। अब वो ऑब्वियसली उनको एक चांस दिया जाएगा कि एक्सप्लेनेशन दे। सो कंसिडरेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन, सो एम्प्लॉय क्या है, एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द एम्प्लॉय इज सेटिस्फैक्टरी और नॉट। जो भी डीए है, जो डिसिप्लिनरी एक्शन वाली अथॉरिटी है, वो चेक करेगी कि जो एक्सप्लेनेशन वो दे रहा है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी। क्या पॉइंट है, सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, आप कंप्लेन करोगे और उनके अगेंस्ट इंक्वायरी बैठेगी, देन चार्जशीट इशू होगी, देन एक्सप्लेनेशन आएगी। फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगी एंड सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी। सस्पेंशन का मतलब है चार्जेस आर सीरियस नेचर, तो सस्पेंशन ऑर्डर में बी सर्व्ड। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल कई बार इंक्वायरीज क्या होती हैं, वो बहुत ही सीरियस इशू के लिए होती हैं। तो जब तक वो पर्सन प्रॉपर्ली इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाता, सो उसके अगेंस्ट जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती उस टाइम के लिए सस्पेंशन लग जाता है। सो व्हेन द चार्जेस आर वेरी सीरियस इन नेचर, उन केसेस में सस्पेंशन ऑर्डर हो जाता है और उस पर्सन को सस्पेंशन पीरियड को क्या करना पड़ता है, सर्व करना पड़ता है। सो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, सस्पेंडेड एम्प्लॉय मस्ट टू बी पेड इक्वल टू 1/2 फॉर द वेजेस फॉर द फर्स्ट 90 डेज ऑफ सस्पेंशन। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी सर्वेंट है, वो अभी तक गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ है, पर जब तक इंक्वायरी चल रही है उस टाइम तक उसको सस्पेंड कर दिया गया। सो उस केस में ऑब्वियसली अब उसको हम पूरी वेजेस तो नहीं दे सकते। सो जो फर्स्ट 90 वाले डेज है ना, सो उसके जितने भी वेजेस हैं उसको कितना पे किया जाएगा, उनका हाफ पे किया जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन है, जब तक ये प्रॉपर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता ड्यू टू द एम्प्लॉयज कंडक्ट, उस टाइम तक रिमेनिंग पीरियड के लिए उसको 3/4 ऑफ द वेजेस पे किए जाएंगे। सो फर्स्ट 90 डेज के लिए तो उसको हाफ ऑफ द वेजेस दिए जाएंगे। उसके बाद जो बाद वाला पीरियड है, अगर उसके बाद तक भी इंक्वायरी चलती है, सो रिमेनिंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन के लिए अगर डिले रहता है, 3/4 ऑफ द वेजेस उस एम्प्लॉय को दी जाएंगी।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब इंक्वायरी चल रही है, अभी सिर्फ हमने सस्पेंशन की बात की है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी। होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड, जो भी फेयर अपॉइंटेड अथॉरिटी है, ताकि वो जितने भी विटनेस वगैरह उनको एग्जामिन कर सके, तब तक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी। सो हमने सबसे पहले पढ़ा कि सबसे पहले कोई भी कंप्लेंट होगी, फिर उसकी चार्जशीट फाइल हो जाती है, देन उसको एक मौका दिया जाता है एक्सप्लेनेशन का। उसके बाद अगर डीए सेटिस्फाइड नहीं होता, वो सस्पेंड कर सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, एंड उसके अगेंस्ट इंक्वायरी बैठ जाती है फिर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट। अगर वो बंदा फाइनली पाया गया कि उसने गलत किया है और उसके अगेंस्ट उसको मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी पाया गया, सो उसको डिस्चार्ज कर दिया जा सकता है, उसको किसी भी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को दिया जा सकता है, मतलब विदाउट नोटिस, या डिस्चार्ज कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म्स आगे हम पनिशमेंट के पढ़ेंगे, उसको किसी भी तरीके से पनिशमेंट लगाई जा सकती है। अब अपील भी हो सकती है। अब अपील में भी प्रेफर्ड बाय द ऑफिसर अगेंस्ट द पेनल्टी अवॉर्डेड। अगर वो बंदा को लग रहा है कि यार मैंने तो इतनी गलती भी नहीं थी जितनी बड़ी मुझे सजा मिल गई, या उसको लगता है कि उसकी गलती ही नहीं थी, उसको पनिशमेंट मिलनी ही नहीं चाहिए, तो वो अपील कर सकता है, ठीक है। अपील में भी प्रेफर्ड बाय ऑफिसर अगेंस्ट द पेनल्टी अवॉर्डेड इन द केस ऑफ पनिशमेंट इज नॉट कन्विंसिंग एंड अपीलेबल टू हिम, तो वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में जाके या फिर लेबर कोर्ट्स में जाके क्या कर सकता है? अपील कर सकता है कि जी मेरी तो गलती नहीं थी, मुझे पनिशमेंट ऐसे ऐसे, मतलब जो भी इसकी प्रॉब्लम्स आएंगी वो आगे अथॉरिटीज के पास जाके क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। इतना समझ आ गया? सो ये हमारा प्रॉपर पूरा प्रोसीजर है, जिस तरह से हमारा जो स्टेप्स है डिसिप्लिनरी प्रोसीजर में वो लिए जाते हैं। नेक्स्ट है एक 16 सेशन हुआ था इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में 1958 में। एक इसमें ना एक चीज आई थी कि कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है। तो थोड़ा सा हम कोड ऑफ डिसिप्लिन के बारे में जान लेते हैं। कोड ऑफ डिसिप्लिन लेज एम्फेसिस ऑन एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशंस एंड प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल पीस। कोड ऑफ डिसिप्लिन मतलब प्रॉपर पीस है किसी भी इंडस्ट्री में। इट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ सेल्फ imposed and mutually agreed upon voluntarily principles. सो कोड ऑफ डिसिप्लिन में आप म्यूचुअली एग्री करके खुद ही वॉलंटरली प्रिंसिपल्स बना लेते हो कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में किसी भी इंडस्ट्री में कैसे रिलेशंस रहेंगे। समझ आ गया कोड ऑफ डिसिप्लिन का? मेन हमने इसमें बस यही जाना है कि जितने भी हमारे प्रॉपर स्टेप्स हैं जब कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीजर लिया जाता है, वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको कोड ऑफ डिसिप्लिन तो एक्सप्लेन कर ही दिया। सो कोड ऑफ डिसिप्लिन में वॉलंटरली वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अब डिसाइड कर लेते हैं कि हम कैसे क्राइटेरियाज पर डिसाइड करेंगे। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कोड ऑफ डिसिप्लिन के? सो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर है वो एक दूसरे की जितनी भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है उनको कंसीडर करेंगे, और वो एक दूसरे की पार्टीज का आपस में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे। अब जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक दूसरे का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, तो एक दूसरे की गलतियां बाहर आएंगी और जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने में हेल्प करेंगे। तो जब प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होता है तो इंडस्ट्री में डिसिप्लिन आएगा, वर्क स्टॉपेज या इरिटेशन वगैरह नहीं होंगी, क्योंकि एक दूसरे के हकों के लिए दोनों आपस में इकट्ठे आके बातचीत कर रहे हैं। जितनी भी वायलेंस है या कोर्शन वगैरह है वो सब एलिमिनेट हो जाएगी इंडस्ट्रियल रिलेशन से, प्रॉपर ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर इन केस कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, दोनों पार्टीज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय म्यूचुअली क्या करेंगे? नेगोशिएशंस करेंगे, वॉलंटरली आर्बिट्रेट करेंगे एंड कॉन्सिलिएशन करेंगे। ये टर्म हम आगे वीडियो में डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब क्या है, ग्रीवियंस में भी ओवर्टली एक्सप्रेस भी हो सकती है, वर्बल में भी हो सकती है, रिटर्न में भी हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म में कोई भी जो ग्रीवियंस है वो हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी ग्रीवियंसेस है, ग्रीवियंस का मतलब समझा देती हूँ कि ग्रीवियंस होता क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ग्रीवियंसेस में क्या क्या चीजें आएंगी? तो ग्रीवियंसेस में कोई भी कंप्लेंट आ जाएगी जो कोई वर्कर कर रहा है या ग्रुप ऑफ वर्कर्स कर रहे हैं या फिर ट्रेड यूनियंस कर रहे हैं, ठीक है, बाय एन एम्प्लॉयर या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स कर रहे हैं। मतलब ग्रीवियंस ये नहीं कि हम सिर्फ वर्कर्स की कंप्लेंट कंसीडर करते हैं। आईएलओ दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कोई भी कंप्लेंट जो कोई वर्कर कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स कर रहे हैं, ट्रेड यूनियंस कर रहे हैं, या फिर कोई एम्प्लॉयर कर रहा है, या फिर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, जिसमें कोई भी एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो पा रहा है रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज वगैरह, वो सारी हम ग्रीवियंस में कंसीडर करते हैं एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर कब सेटअप हुआ था? 1969 में हुआ था, जिसमें विजुअलाइज करी गई थी बहुत सारी ग्रीवियंसेस एज अराइजिंग, जितनी भी कंप्लेंट्स थी वो अराइज हो रही थी वो सब इसमें रिड्रेस करी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है लीगल फ्रेमवर्क क्या है अगर कोई भी दिक्कतें आती हैं।
तो थोड़ा सा हम लीगल फ्रेमवर्क देख लेते हैं इस चीज का। मॉडल स्टेटिंग ऑर्डर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग क्या है, एक सेक्शन 49 है किस एक्ट का, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना है कि जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो कौन से ईयर का है, 1948 का है। सो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपॉइंटमेंट किए जाएंगे वेलफेयर ऑफिसर्स एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी फैक्ट्री जहां पर इंप्लॉइंग है 500 या 500 से ज्यादा वर्कर्स, उसमें क्या है वेलफेयर ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे और ग्रीवियंस रिड्रेस करने के लिए कमिटीज बनाई जाएंगी ताकि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है उसको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, और जहां पर भी जनरल लॉ ऑफ एम्प्लॉयमेंट लगता है, मतलब जहां पे भी 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, वहां पर प्रॉपर ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी होगी ताकि वो वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर सके और जितना भी प्रॉपरली उनका डिस्प्यूट सेटलमेंट है वो प्रॉपर लेबर कोर्ट्स के थ्रू हो सके। ठीक है, ये थोड़ा सा लीगल फ्रेमवर्क हमने जान लिया। कोड ऑफ डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है, ग्रीवियंस मतलब कंप्लेंट होता है, ये बेसिक थोड़ी सी हमने चीजें इसमें जान ली। ठीक है, पनिशमेंट मिलनी है सो उसके क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं या क्या क्या वेज हो सकते हैं। सबसे पहले पहला तरीका, अगर आपको लगता है किसी ने कुछ भी गलत किया है, सो पहला वे है वार्निंग। वार्निंग का मतलब है आप उसको वार्निंग दे रहे हो, मतलब एक बार फर्स्ट या सेकंड चांस दे रहे हो कि अगर इसके बाद गलती हुई इसके बाद हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। सो वार्निंग क्या हो सकती है, एक बार आप उसको ऑरल फॉर्म में या रिटन फॉर्म में, मतलब वर्बली भी बोल सकते हो रिटन भी दे सकते हो, एक चांस दे रहे हो कि इसके बाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है वार्निंग। सेकंड है आपने उसको सस्पेंड ही कर दिया। ठीक है, सेकंड फॉर्म है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन फ्रॉम ड्यूटी मींस कीपिंग एन एम्प्लॉय अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए आप उस बंदे को काम से निकाल रहे हो। ठीक है, यूजुअली ये टेम्परेरी होता है, सस्पेंशन यूजुअली टेम्परेरी होता है। ठीक है, क्योंकि वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि आप उसको हमेशा के लिए नहीं निकाल रहे, जस्ट टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए निकाल रहे हो। तो जो सस्पेंशन है वो दो तरह का हो सकता है, या तो सस्पेंशन पेंडिंग डोमेस्टिक इंक्वायरी, मतलब जब तक उसके ऊपर जितनी भी कार्यवाही चल रही है या इंक्वायरी चल रही है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, उस टाइम पीरियड के लिए आप उस पर्सन को क्या कर रहे हो, सस्पेंड कर रहे हो जब तक इंक्वायरी उसकी प्रोसेसिंग में। सेकंड क्या है, प्यूनिटिव सस्पेंशन। इसका मतलब है कि आप जो आपका स्टाफ मेंबर है या जो आपका एम्प्लॉय है उसको काम करने से रोक रहे हो और वेजेस भी उसकी रोक रहे हो ताकि जो आप उसकी डोमेस्टिक इंक्वायरी वो पूरी हो जाए और उसको गिल्टी प्रूव जब तक वो नहीं हो जाता। ठीक है, पनिशमेंट के तौर पर आप सस्पेंड करो। सो दो तरह से सस्पेंशन हो सकती है, सस्पेंशन पेंडिंग डोमेस्टिक इंक्वायरी या फिर पनिशमेंट के तौर पर आप उसको सस्पेंड कर रहे हो। सेकेंड वे हमने पढ़ लिया सस्पेंशन, फर्स्ट वे हमने पढ़ लिया वार्निंग। थर्ड वे है पेनल्टी। आप उसको ना ही कोई वार्निंग दे रहे हो ना ही सस्पेंशन कर रहे हो, आप उस पर क्या लगा रहे हो, पेनल्टी लगा रहे हो। जो भी अप्रोप्रिएट पेनल्टी बैठती है उस पर्टिकुलर मिसकंडक्ट के लिए या उस पर्टिकुलर गलती के लिए, ठीक है, आप उस पर वो लगा रहे हो। इसमें आपको क्या है, एक्सेसिव पेनल्टीज नहीं लगानी। फॉर एग्जांपल आपने उसका इंक्रीमेंट रोक लिया या फिर उसको प्रमोट करने की बजाय डिमोट कर दिया या फिर उसका अभी अभी प्रमोशन होने वाला था उसका प्रमोशन रोक लिया। सो किसी भी वे से आप उसकी पेनल्टी लगा सकते हो या फिर उसको थोड़ी सी कम वेजेस दे रहे हो। ठीक है, कुछ भी या उससे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो, जो भी क्राइटेरिया बैठता है उसके अकॉर्डिंग आप उस पर्सन पर क्या कर रहे हो, पेनल्टी लगा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वे हमारा आ गया डिस्चार्ज या डिसमिसल। ठीक है, डिस्चार्ज या डिसमिसल। अब डिसमिसल क्या होता है, इज ड्यू टू ग्रॉस मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, डिसमिसल का मतलब है आप उसने उसको हटा दिया और उसको नो रीएम्प्लॉयमेंट इज गिवन। ठीक है, आपने उसका बोनस रोक दिया, पीएफ रोक दिया, ग्रेचुटी रोक दिया। डिसमिसल का मतलब है नो रीएम्प्लॉयमेंट इज गिवन। डिस्चार्ज का मतलब है टर्मिनेशन। ठीक है, बाय गिविंग द नोटिस पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मनी इन ल्यू ऑफ सच नोटिस। इसमें रीएम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है, हाउएवर डिसमिसल के केस में कोई भी रीएम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती है। अब इन चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, देखो आपको पेनल्टी में कोई इशू नहीं होगा और वार्निंग में कोई इशू नहीं होगा। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को ये समझने में कि मैम सस्पेंशन में क्या फर्क है, डिसमिसल और डिस्चार्ज में क्या फर्क है। तो आपकी आज ये डाउट इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। सस्पेंशन का मतलब है आप उस पर्सन को टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए हटा रहे हो। सो सस्पेंशन इज यूजुअली टेम्परेरी इन नेचर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जब हम डिसमिसल की बात करते हैं, डिसमिसल में आप उसको दोबारा काम पर नहीं रख सकते। सो डिसमिसल में नो री एम्प्लॉयमेंट इज गिवन, मतलब आप उसको दोबारा काम पर नहीं रख सकते। डिस्चार्ज में क्या कर रहे हो, उसको आप री एम्प्लॉय कर सकते हो।
सो यूजुअली डिसमिसल में आपने उसकी सारी चीजें रोक लेनी है, पीएफ, ग्रेचुइटी, सब वगैरह सब कुछ रोक लेना है, और साथ में उसे कभी भी काम नहीं देना है। समझ आ गया इनमें डिफरेंस?